हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप के, 6 क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न और 7 क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय और एमसीक्यू 1 नंबर के होते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के। तो आपको 11 नंबर मिलते हैं एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय प्रश्न से और 14 नंबर मिलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न से। तो यहाँ पर दोनों पार्ट का जो शेयर है वो लगभग 50-50 के आसपास है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप तीनों पार्ट को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इनमें से अगर आप पहले 2 पार्ट को गलत कर देते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं और बैक लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में हमारी डेली क्लासेस आती रहती हैं, तो आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा तो नहीं है किस लेंस का उपयोग किया जाता है, प्रश्न है किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि लेंस का उपयोग किया जाता है। दर्पण वाले ऑप्शन सब गलत होंगे। कोई भी नेत्र दोष को दूर करने के लिए हम लेंस का उपयोग करेंगे। अब निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर दाबमापी के स्तंभ की ऊंचाई कितनी होती है। दाबमापी में पारा भरा होता है और पारे की ऊंचाई समुद्र तल पर कितनी होती है। तो सामान्य अवस्था में दाबमापी में पारे की ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर और यही ऊंचाई समुद्र तल पर भी होती है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। इनमें से कौन सा अंग पत्ती से संबंधित नहीं है। पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णसंधियां या पर्णफलक। पर्णसंधियां ये पत्ती से संबंधित नहीं होता है, इसका संबंध होता है शाखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इनमें से कौन सा पदार्थ कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट, क्लोरीन, सैप ब्लैक या फिर हीरा। कार्बन के 2 तरह के अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय उसे हम कहते हैं जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित हो। निश्चित ज्यामिति होगी तो उसे क्रिस्टलीय कहेंगे और अनिश्चित ज्यामितीय होगी तो उसे अक्रिस्टलीय कहेंगे। तो इनमें से ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है, क्योंकि इनका जो ज्यामितीय संरचना होता है वो निश्चित होता है। परंतु सैप ब्लैक ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सैप ब्लैक ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है और ग्रेफाइट हीरा ये क्रिस्टलीय है। क्लोरीन ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्रिस्टलीय अपर रूप बताना है, तो 2 ऑप्शन सही हो रहा है, ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों क्रिस्टलीय हैं। शायद क्वेश्चन में अक्रिस्टलीय रहा होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो क्रिस्टलीय है ग्रेफाइट और हीरा, अक्रिस्टलीय है सैप ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है। संवहन, चालन, क्वथन या फिर वाष्पन। इनमें से किस विधि से घड़े में रखा पानी ठंडा होता है। वाष्पन, वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। विधि कुछ इस प्रकार सी है कि मान लेते हैं ये घड़ा है, घड़े में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे रिसकर पानी
की बूंद बाहर चली जाती है, और जब ये पानी की बूंद रिस कर बाहर चली जाती है तो बाहर तापमान ज्यादा होने के कारण ये बाहर वाले पानी भाप बन के उड़ जाता है, और भाप बनकर उड़ने के साथ बाहर जो गर्मी होती है ये भाप अपने साथ लेके चले जाते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे बाहर की सतह नॉर्मल रहती है और पानी भी ठंडा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुसैट क्या है? शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक प्रबंधन। इनमें से एडुसैट क्या है? एडुसैट, इससे हम फुल फॉर्म में लिख सकते हैं एजुकेशनल। एडु का मतलब हो जाएगा एजुकेशनल, सैट का मतलब है सैटेलाइट, तो ये एजुकेशनल सैटेलाइट अर्थात शैक्षिक उपग्रह है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पर्णरंध्र कहते हैं, इन्हीं को स्टोमेटा भी कहा जाता है। स्टोमेटा, पर्णरंध्र और स्टोमेटा, पत्ती में जो भी रंध्र पाए जाते हैं वो पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या फिर पर्णधार पर। पत्ती में पर्णरंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब अधिक होता है। दाब कब अधिक होगा? बैठने पर, एक पैर से खड़ा होने पर, दो पैर से खड़ा होने पर या फिर लेटने पर। इनमें से किस अवस्था में दाब अधिक होगा? दाब अधिक तब होगा जब क्षेत्रफल कम हो। जिस स्थिति में क्षेत्रफल कम होगा उस स्थिति में दाब अधिक होगा। तो जब हम एक पैर पे खड़े होंगे तो एक पैर का एरिया सबसे कम होगा और इस अवस्था में दाब सबसे ज्यादा होगा। परंतु जब हम लेट जाएंगे तो एरिया बहुत ज्यादा होगा, इस कारण से दाब बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे कम हो जाएगा दाब लेटने पर और सबसे ज्यादा होगा एक पैर से खड़ा होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी, चीनी, नमक या फिर कोयला। तो रोटी में कार्बन पाया जाता है, चीनी में भी कार्बन पाया जाता है, नमक का सूत्र है NaCl, इसमें कार्बन नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। कोयला तो कार्बन से बना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर ठोस और द्रव दोनों में। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है और सबसे कम होता है गैस में। सबसे कम गैस में और सबसे ज्यादा ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडुआ रोग लगता है। कंडुआ रोग कहाँ लगता है? नींबू में, आलू में, गेहूं में या फिर लौकी में। कंडुआ रोग का संबंध गेहूं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सीवी रमन ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर SN बोस ने। यह सबसे पहले बताया था आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हार के चौक की गति कैसी होती है? घूर्णन, सरल रेखीय, वृत्तीय या फिर दोलन। कुम्हार का चाक कुछ इस प्रकार से गति करता है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर ये घूमता रहता है, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं घूर्णन गति, जिसमें वस्तु निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है। तो ध्यान देंगे वृत्तीय गति और घूर्णन गति में थोड़ा अंतर है। घूर्णन गति में ये चौक इस बीच वाले बिंदु के चारों ओर लगातार घूमता रहेगा, लेकिन वृत्तीय गति में वस्तु
वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी। मान लेते हैं ये मेरी पेन का नोक एक वस्तु है, तो ये एक गोलाकार मार्ग में घूम रही है वृत्ताकार मार्ग में, तो यही हमारा वृत्ताकार गति होगा। लेकिन घूर्णन गति में ये पूरा भाग लगातार घूम रहा है, ये पूरा भाग चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? आधे से 1 मीटर, तो ये तो गलत है। 1 मीटर पेड़ नहीं होता है। 1 से 3 मीटर, ये भी गलत है। 3 मीटर भी बहुत कम हो जाएगा। 3 से 30 मीटर, तो ये सही है। पेड़ों की लंबाई 3 से 30 मीटर के बीच में हो सकती है। 30 मीटर से ज्यादा तो ये भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। सामान्यतया पेड़ 3 से 30 मीटर लंबाई के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होगा सरौता, नेल कटर, सीढ़ी या फिर हैंड पंप। इनमें से कौन सा प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो यहाँ पर हैंड पंप हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका, कवक, विषाणु या फिर वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक का संबंध है क्लोरोफिल से। अब क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, तो ये भी पौधों में ही पाया जाएगा। तो हरित लवक वनस्पति कोशिका में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इनमें से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? काजल, जंतु चारकोल, कोयला या फिर हीरा। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिनकी निश्चित ज्यामिति हो, ऐसा पदार्थ जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित हो, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय। तो इनमें से हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसकी संरचना निश्चित होती है, परंतु काजल, जंतु चारकोल और कोयला इनकी संरचना निश्चित नहीं होती है, इसलिए ये अक्रिस्टलीय कार्बन के रूप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या फिर संघनन। तो जब भी कोई द्रव गैस में बदलेगा तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्वथन। अब क्वथन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम वाष्पीकरण भी याद रखेंगे। वाष्पीकरण, तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाएगी या क्वथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। चना मटर आदि की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर या फिर लैक्टोबैसिलस। इनमें से कौन सा जीवाणु चना मटर आदि की जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम, ये चना और मटर में पाया जाता है और इसका काम होता है नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की विधियां हैं संवहन, चालन, विकिरण या फिर सभी। तो इनमें से कौन सी विधि ऊष्मा संचरण की विधि है? तो यहाँ पर तीनों ही विधियां ऊष्मा संचरण की विधि हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन से ऊष्मा का संचरण होता है ठोस में, संवहन से होता है द्रव और गैस में, विकिरण से होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से ये थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।